मिंडलर ने इंडिया सिचुएशन को देखते हुए ये बताया है कि जो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोर्स करते हैं, और इसके बहुत सारे और ब्लॉग हैं। तो पहला बात है कि अगर आप बॉटनी लिए हुए हैं तो बॉटनी एक अलग से एरिया है जिसको में आप प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, और ये रिसर्च और ऑब्जर्वेशन करके नए स्पीसीज डिस्कवर करते हैं। प्लांट दूसरे चीज़ों से कैसे रिएक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है वो भी इसमें स्टडी होता है। जैसे कि एक मैंने वीडियो सुना था कि क्या प्लांट सुन सकता है, क्या प्लांट स्मेल कर सकता है। तो ये सब रिसर्च का विषय है और आंसर है दोनों का यस, और उसके लिए बहुत सारा रिसर्च डिजाइन करके लोग वो काम किए हैं। तो ये सब जो इसमें बॉटनी में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये कैरियर है। और ये सभी कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है सो नंबर में छोटा है। ये नहीं है कि जैसे डॉक्टर हर एक गली में एक डॉक्टर हो सकता है या हर एक 200 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर हो सकता है, उतना नंबर नहीं है, बट बहुत निच एरिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया है बॉटनी के। कैरियर अपॉर्चुनिटी ये लिखा हुआ है, ये सब आप बन सकते हैं। हर एक में एक टीचर और प्रोफेसर तो है ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लिए है इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट। करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट इस लाइन में है, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट के लाइन में है। एक डॉक्टर महेश प्रसाद ठाकुर ने अपने को ज्वाइन किया है जी, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन है स्टूडेंट वेलफेयर के। और एंट्रेंस कैसे होता है, कौन कौन से कोर्स हैं, और उसके बाद कैरियर पाथ क्या हो सकता है, ये 3 मेन चीज है महेश जी, अगर आप इस पे हमारे बच्चों को और हमको एजुकेट कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं सभी विद्यार्थियों का और ये संस्था का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से, जहां मैं अभी डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हूं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं हमारे उन सारे विद्यार्थी जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं, मैं भी जो 11th था वो बायोलॉजी से था, बॉटनी जूलॉजी से। और बायोलॉजी वालों के लिए यदि उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता नीट के थ्रू, तो उनके पास क्या ऑप्शन है उसके विषय में मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये एक लाइवलीहुड ऑप्शन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद आगे आने वाले 50 वर्षों में भी इसका स्कोप शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आज की तारीख में 74 एग्रीकल्चर और एलाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। और एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली के द्वारा जो है वो आईसीआर के द्वारा सारी फंडिंग होती है। स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग तो होती ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है, जिसे हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। आपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सुना होगा, ऐसे बहुत सारे काउंसिल का नाम सुना होगा, स्टेट काउंसिल्स हैं। ठीक उसी प्रकार से एक एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है जो कि हमारे देश में एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। जहाँ तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें आईसीआर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, और एक आईसीएफआरई है जो मुंबई में है। तो ये आईसीआर के बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। साथ ही साथ हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे देश में 3 जगह हैं। एक है पूसा बिहार में, समस्तीपुर, जिसे हम सेंट्रल एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरी अभी 4-5 साल पहले ही खुली हुई है, जिसे हम सेंट्रल एग्रीकल्चर रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के नाम से जानते हैं। और एक पुरानी है जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में है, मणिपुर में। ये सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते हैं, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, इनमें एडमिशन्स होते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा
आयोजित एग्जाम जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके द्वारा नीट भी आयोजित किया जाता है। आप सारे एमबीबीएस वाले नॉन एमबीबीएस हैं, लेकिन आप जानते हैं नीट के विषय में। तो ऐसे एनटीए जो है, आईसीआर ने एनटीए के साथ टाई अप किया हुआ है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आईसीआर के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो बायोलॉजी ग्रुप के लड़के हैं, इनमें से लगभग 80% बच्चे जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, जो कि हमारे देश की 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए हर जगह सीट रिजर्व होती है, जो आईसीआर के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्ज़ाम में 15% सीट हर स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीआर के द्वारा रिजर्व होती हैं। और जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को, जो कि एनटीए के द्वारा आयोजित किया जाता है, एग्ज़ाम का नाम है, एक बार पुनः बता दूं, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, और ये 15% सीट के लिए आईसीआर कंडक्ट करती है। और इसमें जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी हैंडसम फेलोशिप मिलती है। तो आप इस टेस्ट के माध्यम से हिंदुस्तान की बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, आईसीआर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आ सकते हैं, और अनेक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 60 की करीब। तो ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी यदि आप AIIA के माध्यम से आते हैं तो 15% सीट हर जगह रिजर्व होती है। इसके अलावा यदि आप स्टेट की बात करें तो हर स्टेट जो है लगभग वो अपना स्टेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मध्य प्रदेश से हैं या मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो हमारे यहाँ भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, ये स्टेट कंडक्ट करती है। आपके यहाँ पर भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जो शायद एक आईसीटी कंपनी है, TCS कंपनी कंडक्ट करती है। इस प्रकार से बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टेट काउंसिल्स हैं, या स्टेट जैसे व्यापम है जो कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में दोनों हैं, ये पीएटी कंडक्ट करता है, जो कि स्टेट के बच्चों के लिए होता है। और नॉर्मली जो स्टेट की सीट्स होती हैं वो वहाँ के मूल निवासियों के लिए होती हैं, लेकिन AIEEA के थ्रू जो बच्चे आते हैं उनके लिए हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व होती हैं, 15% सीट, और हैंडसम फेलोशिप है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, I'd like to request you all that please do appear in this highly prestigious examination and crack it. If you crack this, then you will be admitted in almost all agricultural universities, central agricultural universities and ICAR organizations of the country. And you can seek your admission in the premier agricultural organization of the country for pursuing your higher education. Now higher education, in higher education, महज एक हाँ सेकंड जी, में आपको हाँ इंटरप्ट जी, कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं उसके लिए कोई URL लिंक है जहाँ पे क्राइटेरिया और एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में विवरण दिया हो, कोई वेबसाइट वगैरह होगा? मैं सारे विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें। यू विल सी ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू admission, related to registration, all sorts of information. NTA Please बोलते हैं go, please. NTA, National Testing Agency, Okay. to appearing in the examination, that AIIA examination. इस एग्जामिनेशन से आप BSc AG की डिग्री हासिल कर सकते हैं, जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स है। और ये 4 इयर्स डिग्री कोर्स पूरे सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है। इसके बाद यदि आप चाहें, आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो फॉर PG degree program. Now again for PG program, handsome fellowship provided by ICAR is available. I tell you, my dear students, at the national level, if you see, I tell you, the students, 12th student, especially biology students, if you go to Kerala, if you see Rajasthan, if you see Bihar, I tell you friends, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, there is no awareness at all among the students, and students are not appearing for this examination. I tell you, in Kerala, can you believe, more than 80,000 students who passed 12th from biology group,
they appear in this examination, they crack the examination, and they seek the examination for BSc AG honors course. And thereafter, I tell you friends, lot of opportunities did exist in agriculture. You can go for PG program. There are several departments where you can pursue PG program. And again, I tell you, after the graduation is over, you can appear again in the All India Entrance Examination for Agriculture for PG program. And in PG program, I tell you, there are about 3,000 seats are available for PG program, and very good amount of fellowship seat, 25,000 rupees fellowship per month is given by the ICR. And similarly, after PG program of 2 years, you can go for PhD program of 3 years, where again senior fellowship, you can appear again in the AICE, that is All India Competitive Examination for JRF and SRF. So if you crack that examination, you can be admitted in any agriculture university of the country, and you can pursue your PhD program, your research program, and the fellowship is 35,000 rupees. And you will get along with that 12,000 rupees contingency. So I tell you, my dear students, if you would like to see your future in agriculture, I tell you, as a person, as a man of agriculture, abundant opportunities are there. And not only this agriculture, I tell you, you can go abroad. One of my student, not the friend, but one of my student to whom I taught, can you believe he is the Deputy Director General of an international organization which is there in Hyderabad in Andhra Pradesh. He is the Deputy Director General. He is occupying the highest post in an international organization. So there are many international agricultural organizations located all over the world where you can go, you can admit yourself, and you see future in those organizations also. So what? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि not only you can pursue BSc AG or MSc AG or PhD program, you can become a very good scientist, a very good agricultural scientist. Apart from that, if you want to save your future in agripreneurship, I tell you friends, हाँ जी, आपने एक दूसरे एजेंसी का नाम लिया AIC, उसका फुल बता दिए तो मैं सर्च करके उसका भी लिंक रख दूंगा। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये भी एनटीए ही कंडक्ट करती है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप, AICE। 3 प्रकार के एग्जामिनेशन की मैंने बात किया साहब। AIEEA फॉर UG फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, AIEEA फॉर PG प्रोग्राम, and AICE, All India Competitive Examination for JRF and SRF. So if you succeed in this examination, very good amount of fellowship, 900 fellowships are available all over the country. And all these fellowships are very competitive and very handsome fellowship. You will feel yourself, you will realize that you are serving an organization. So the fellowship का जो amount है इतना handsome है कि ऐसा लगता है कि I have been the scholarship holder of ICR fellowship right from BSc AG. I got this fellowship for pursuing my PG program, for pursuing my PhD program, और मैं जितना पैसा fellowship का मिलता था, I tell you कि मैं आधा पैसा अपने घर भेजता था। मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, 1982 में मेरे को ये fellowship मिली थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ICR की सीनियर फेलोशिप 1984 में मिली, एंड आई कंटिन्यूसली वेंट फॉर माई PhD प्रोग्राम। और मुझे उस समय जो फेलोशिप मिलती थी 800 रुपये मिलती थी, और मेरे हॉस्टल का खर्च होता था 400 रुपये, आधी फेलोशिप घर जाती थी। तो मैं हमारे उन विद्यार्थियों को जो किसी कारण से MBBS में नहीं जा पाते हैं, ऐसे बायोलॉजी के विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि आप ICR की वेबसाइट, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आप गूगल में जाके इस वेबसाइट को सर्च कीजिए। मैं आपको बताऊं कि ICR इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। और आप देखेंगे कि 80% से ज़्यादा बायोलॉजी के स्टूडेंट एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, और ये वो विद्यार्थी हैं जो शायद किसी कारण से MBBS में नहीं जा पाते। MBBS के लिए नीट में हर साल लगभग 17 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, लेकिन हर कोई तो नीट में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी सीट्स लिमिटेड हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो समहाउ नीट में नहीं जा सकते, दे शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। विल रिक्वेस्ट देम टू काइंडली अपीयर इन AIEEA
एंड गो फॉर BSc AG प्रोग्राम। एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है, एग्रीकल्चर आने वाला भविष्य है। मैं आपको बता दूं कि बगैर भोजन के किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती, और एग्रीकल्चर it will continue to remain as an important subject, and especially for the country like India, which are the developing country where the 70% population is directly dependent on agriculture. The scope of agriculture, career in agriculture or wedding with agriculture will not go down. That I can assure you as a dean of agriculture faculty, as a dean of agriculture horticulture faculty. Now एक तो ये मैंने आपको बताया कि BSc AG, और दूसरा होता है BSc हॉर्टिकल्चर। BSc हॉर्टिकल्चर भी आजकल बहुत सारी कंट्री में 8 हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खुल चुकी हैं, जहां पर BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में दिया जाता है। वहां पर भी BSc हॉर्टिकल्चर में ऑनर्स होता है, उसके बाद MSc BSc उसके बाद BSc हॉर्टिकल्चर में ऑनर्स होता है, MSc होता है, और उसके बाद PhD होता है। और इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर के फील्ड में 8 हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो 8 एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ तो ऐसी भी है जैसे कर्नाटका में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है शिमोगा में। तो कई ऐसी हैं जो दोनों ब्लेंडेड विद दी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम है, और बहुत सारी हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर जैसे मेरी ही यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मेरे यहाँ 10 कॉलेज हैं हॉर्टिकल्चर के, बाकी हैं एग्रीकल्चर के। आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप वानिकी में जा सकते हैं। मेरे यहाँ अभी हमारी यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स 4 ईयर कोर्स जो है वो फॉरेस्ट्री में स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन सीक योर करियर आफ्टर 10+2 in biology, in agriculture, in horticulture, in forestry, in food science, CFTRI. I tell you, my dear friends, even a student of BSc, even a student of 12th biology, they can go to CFTRI, Central Food Technological Research Institute. This is the biggest organization of Asia, located in Mysore in Karnataka. I tell you, friends, likewise, you can shape your future. There are so many branches of agriculture. And I tell you, you can go to veterinary. Similar kind of examination, that NEET examination, if you say, for example, state examination is conducted by Vyapam, and you can go for veterinary. You can go for veterinary, and I tell you, very good scope of veterinary exists in our country. You can go for dairy technology. Dairy technology, you can shape your future in dairy technology, in veterinary, in agriculture, in horticulture, in forestry, and there are number of branches. When you join agriculture, you will come to know, you will realize that you have come to a very good branch. In my own university, I tell you, friends, many students who are from biological stream, they opt for agriculture. Not only the student of agriculture who are 10th and 11th in agriculture stream, not only they come to agriculture university, but even the student who are 12th from biology group, they also seek admission in agriculture. And for them, these are the areas which are the barren areas, I would say. And for the brilliant student, for the student who are capable of getting admission through NEET in MBBS, for them I tell you, you can join these branches, and you can save your future, my dear students. I wish you all the very best. Now again, one area I would like to tell you, if you see the National Education Policy 2020, very clearly defined, now we are going to reform our agricultural education. And if you go for 1 year in agriculture BSc program, you will get a certificate. You will get a certificate. If you attain 2 years in agriculture, you are going to be given the diploma course. And if you complete 4-year degree course, I tell you, you will get the BSc AG honors degree course, BSc AG honors. So that way we are going to refine, we are going to restructure our program in agriculture. और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ आपने एडमिशन ले लिया, यदि आपके पेरेंट्स आपको परमिट करते हैं 1 साल के लिए, तो आप 1 साल BSc AG में आकर के और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यदि आप 2 साल परस्यू करें तो आप डिप्लोमा ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार ने
समस्तीपुर बिहार ने ये प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का ये सपना है, और उन्होंने मन की बात में 1 मिनट वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर आर सी श्रीवास्तव, उनकी बात की कि ये शायद कंट्री की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एनईपी की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करते हुए और ये कोर्स को स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में आई एम द चेयरमैन ऑफ ए कमेटी, वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस and we are going to start this degree, not only degree program but diploma and certificate program also. तो आज जो है हमारे ये जो प्रोग्राम है हमारा NEP 2020 को यदि आप देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन रखे गए हैं। यदि कोई बच्चा छोड़ के जाना चाहता है, 2 साल उसने कर लिया, छोड़ के जाना चाहता है, वो बिल्कुल जा सकता है। 2 साल ना आए, 4 साल ना आए, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रोविजन किया जा रहा है। आप फिर से आकर के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप फिर से आकर के आप अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रोविजन जो है NEP 2020 में रखे गए हैं। मैं हमारे विद्यार्थियों से एक ही आह्वान करना चाहता हूं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं और जो मीडियोकर भी हैं, मैं उनके लिए एग्रीकल्चर में पर्याप्त संभावनाएं हैं। एंड ऑलवेज आई से दैट स्काई इज द लिमिट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। दोस्तों, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे तो अपने आप बदल जाएंगे। Wish you all the very best. Thank you so much. Thank Sir, you. I will let you know the entire status of the country in agriculture, I tell you. And I will urge my students to please do come toward this side. We need the brilliant students so that they can be the asset for future food security of this country. India's population in 2030 is going to surpass the Chinese population. Now we have to face a lot of challenges. Food security, nutritional security, income security, employment security, employment generation are going to be the bigger challenges in future to come. And this can be possible only with the student. If they come to these streams, they can definitely see their bright future, I tell you. So, okay, sir, thank you so much. थैंक यू महेश जी, थैंक्स अ लॉट। बच्चों, ऐसा है कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही कमिंग अप फील्ड है और इसकी डिमांड अपने यहाँ कभी कम नहीं होगी। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि तेलंगाना राज्य के 52 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स इजराइल गए थे और वहां से वो टेक्नोलॉजी सीख करके आए हैं जो कि वो अपनी स्टेट में अप्लाई करेंगे। और उद्देश्य ये है कि हम दुनिया में फूड सप्लाई करना शुरू करें, एक्सपोर्ट करना शुरू करें। ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है कैरियर्स के। हाँ सर, बोल रहा था कि जैसे वो सर बता रहे थे BSCG के लिए, तो उसमें एक कंडीशन हमने पढ़ा था कि जो ICAR से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, अगर उसे BSCG करते हैं तब भी आप JRF कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? जो JRF नेट की आप बात कर रहे हो, वो JRF मैंने किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि JRF किसी भी सब्जेक्ट में रहे, केवल चाहे एग्रीकल्चर का या किसी भी सब्जेक्ट में, आपको UGC की मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही डिग्री करनी पड़ेगी। अगर आप वो डिग्री मान्यता प्राप्त कॉलेज से नहीं होगी ICAR के, या वो मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं होगा, तो आप JRF नहीं कर पाएंगे। ऐसे रवि, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम ये क्वेश्चन टाइप करके मेरे को भेज देना ताकि मैं महेश जी के पास तक पहुंचा सकूं अतुल जी के थ्रू, तो इसका जवाब ठीक ठाक मिल सके। एक दूसरा शिव कुमार जी, मैं इसमें JRF के लिए पढ़ाता हूँ, पेपर 1 के मेरे पास क्लासेस चलती हैं, तो मुझे पता है। ठीक, तो आप बता दो, सवाल का जवाब हो गया या और है? हाँ सर, तो मतलब जैसे कि कोई तो उसे वेट करना पड़ेगा ICAR के लिए। हाँ बेटा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो वो जो तुम बोल रहे हो वो JRF के लिए, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है या 12th के बाद होता है? तो JRF जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। ओ, ओके। और उसमें 55% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में।
और उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो नेट एग्जामिनेशन। हाँ बेटा। अच्छा, बोला था कि वो केवल बीएससी वालों के लिए है जी। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तुम टाइप कर दो शिवम, रवि, अगर हो आपको आ सके। रही है? नहीं शिवम की आपको सुनाई दे प्रॉब्लम रही है। है? नहीं, एक सेकंड, फिर से बोलना रवि, धीरे धीरे बोलो, शायद आ जाए। जी सर, नेट प्रॉब्लम है। हेलो। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज कट रही है तुम्हारी। अगर सब लोग कैमरा ऑफ कर लें थोड़ा तो सा शायद नेटवर्क की नेटवर्क इशू में है। थोड़ी आसानी होगी। हे अतुल, कैमरा ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। जूली, वीडियो ऑफ कर लो प्लीज, तो सारा बैंडविड्थ मिलेगा शायद। सर मैं बोला बीएससी एग्रीकल्चर जो किया रहेगा उसी वही जीआरएफ के लिए वैलिडिटी है क्या? सॉरी, ओ, मतलब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है जीआरएफ का। अतुल समझ में आया प्रश्न? जो जेआरएफ जेआरएफ के लिए वैलिडिटी केवल यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस की ही है। अरे यार, वो पूछ रहा है एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए हाँ, या किसी के लिए? किसी भी सब्जेक्ट के लिए। उसकी अच्छा, ना मेरे ख्याल से काफी सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उनमें एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है। हम्म। ओके सर, तो ओके, थैंक यू। जेआरएफ जो होता है वो एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एप्लीकेबल होते हो। उसमें आपको पीएचडी करने के लिए फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है। तो और ऐसा है अतुल जी। रवि, तुम जरा अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताओ। तुम क्या 12th ग्रेड में हो, नीट दिए हो और इसके बाद से सोच रहे हो क्या करना है? वो ट्रैक पूछ रहे हो आप रवि? आप अभी किस क्लास में हो? आपने क्या किया है अभी? एक्चुअली मैं तो बीएससी जूलॉजी किया हुआ है। ओके, ओके, ऐसा मतलब सॉरी, मतलब एडमिशन लिया हुआ, अभी सेकेंड ईयर है हमारा। ओके, गुड। तो अतुल जी ये बताएं कि ऐसे बच्चों के लिए आगे का ट्रैक कैसा हो अगर वो एमबीबीएस में नहीं जा सके तो? वो असली सवाल है। सर देखिए, सवाल ये है कि ये अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है, और ये जो जेआरएफ की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली पीएचडी करने के लिए एक स्टेप है। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही एप्लीकेबल होता है। अगर इनका नीट नहीं हुआ है इसलिए इन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया है और इस सेकेंड ईयर में है, तो बीएससी सेकेंड ईयर के बाद इन्हें बीएससी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी में 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद एक नेट करके एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके थ्रू ये जेआरएफ के लिए अप्रूव होते हैं। जब जेआरएफ मिलता है तो आपको फेलोशिप मिलती है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको पीएचडी करने के लिए किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है, और आप यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस में पीएचडी कर सकते हैं। तो जेआरएफ का उद्देश्य केवल पीएचडी करने के लिए है? एग्जैक्टली सर। ओके, वो वो रिसर्च समझना फेलोज है ना चाहता था सर, मैं। रिसर्च फेलोशिप है सर वो। ओके, समझ गया। धर्मेंद्र जी, ओके, त्रिशा को नहीं बोलना है, किसी और को कुछ नहीं कहना, तो कॉल हम बंद करें? तिवारी जी, कॉल बंद करें। जी जी, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम। एक चीज